कल जम्मू और कश्मीर की 14 बड़ी पार्टियों की पीएम मोदी से मुलाकात होनी है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन मीटिंग को लेकर कई तरीके की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी अटकल डीलिमिटेशन और उसके बाद विधानसभा चुनाव कराने को लेकर है। कश्मीर में अब कई संगठन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस चुनाव में पीओके की 24 सीटों को भी शामिल किया जाएगा और क्या इसके लिए गुपकार गुट तैयार होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी वो 24 सीटें कौन सी हैं जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। और अभी जो आप चारों तरफ हमारे देख रहे हैं वो तमाम सीट्स हैं पीओके में, जिसमें मुजफ्फराबाद है, हटिया है, बाला है, नीलम है, 8 मुकाम है, मीरपुर 1 है, कोटली, पुंछ, रावलकोट, इस तरीके के कुल मिलाकर के हवेली, कहुआ, सुधानूटी, ये कुल मिलाकर के 24 ऐसी सीट्स हैं जिसको लेकर के अब कश्मीर के कुछ संगठन कह रहे हैं कि यहाँ पर भी डिलिमिटेशन होना चाहिए। लेकिन पीओके की इन 24 सीट्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल की मीटिंग के लिए कश्मीर के गुपकार गुट को बुलाया है, तो इतना तय है कि कश्मीर के चुनाव और डिलिमिटेशन पर तो बात जरूर होगी। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी की बैठक से पहले आज जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की बैठक बुलाई गई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में परिसीमन से जुड़े डाटा पर चर्चा की गई। मगर इस बीच कश्मीर में परिसीमन को लेकर एक और मांग उठ रही है और ये मांग है संपूर्ण जम्मू कश्मीर की। इसे लेकर हमसे इंटरनेशनल कश्मीर सोसाइटी के चेयरमैन फारूक रिंजू से बात की। उन्होंने क्या कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं, ये लिमिटेड और फ्रैक्चर्ड में बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये कि 1947 में हमारा टुकड़ा क्यों अलग हो गया, क्यों, वाई, रीज़न क्या है, उरी पे क्यों रुके, कैसे हुए। यहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ यही मकाम है, ये लाल चौक है, यहाँ घंटाघर है, ये सामने पैलेडियम सिनेमा है। यहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला सेशनस बयान दे दिया भाई मैं ये चाहता हूँ कश्मीर का ये विजन एंड ये तो पार्टीशन हुआ तो हुआ। तो पार्टीशन तो कंट्री का अगर किसी पैमाने पे हुआ, कश्मीर का तो कोई पार्टीशन का सवाल ही नहीं था। कश्मीर को क्यों 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, किसके कहने पर किया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब डिलिमिटेशन इसको उभार रही है। जब डिलिमिटेशन कर रहे हैं अंडर द लॉ, डिलिमिटेशन का मतलब ये है कि आप जो अफ़गानिस्तान से बॉर्डर मिलता है दुरान लाइन 156 किलोमीटर, ये भी हमारे डिलिमिटेशन में हमारा हिस्सा है, वो आना चाहिए। ये जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, सिल्क रूट कश्मीरियों का है। जम्मू कश्मीर के एक बड़े तबके को प्रधानमंत्री की कल की मीटिंग से बहुत उम्मीदें हैं। ये तय है कि गुपकार गुट के नेता अपने पुराने एजेंडे के साथ इस मीटिंग में आएंगे, लेकिन कश्मीर के कई संगठनों को उम्मीद है कि 370 जैसा कड़ा फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के विकास और डिलिमिटेशन जैसे मुद्दों पर ही मीटिंग को केंद्रित रखेंगे। वैसे ये अभी दूर की बात है, लेकिन फिर भी कई जानकार इस बैठक को संपूर्ण कश्मीर की तरफ बढ़ता एक और कदम भी बता रहे हैं। 20 घंटे बाद जम्मू कश्मीर पर क्या फैसला आएगा। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की कल होने वाली मीटिंग को लेकर फिलहाल ठोस जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कयास कई लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पर चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया कई दिनों से जारी है। बताया जा रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में कम से कम 7 विधानसभा सीटें बढ़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो 4 सीट जम्मू में और 3 कश्मीर में बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा सीटों की संख्या 83 है, जो बढ़कर 90 हो सकती है। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। भौगोलिक आधार पर विधानसभा का निर्धारण होगा, लेकिन जनसंख्या और समान प्रतिनिधित्व के आधार पर डिलिमिटेशन के फॉर्मूले का नतीजा कुछ और भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, आपको ये भी समझना चाहिए। डिलिमिटेशन के बाद कश्मीर में सीटों की संख्या कम हो सकती है। साल 2011 की जनगणना में कश्मीर की आबादी 68,88,475 और जम्मू की आबादी 53,78,538 थी। इस आबादी के तहत जम्मू में विधानसभा की 36 और घाटी में 47 सीटें थीं, लेकिन उस वक्त आबादी और विधानसभा सीट का निर्धारण मनमाने अनुपात में था। अब बात समान प्रतिनिधित्व की हो रही है।
ऐसे में कश्मीर की राजनीति करने वाले नेताओं को नुकसान का डर सता रहा है कि वहाँ जाके अपनी बात रखना, जो हमारा मौक़िफ़ है, जो पीडीपी का मौक़िफ़ है, जो पीपल्स अलायंस का मौक़िफ़ है कि मसले कश्मीर हल करना, 370-35 को वापस लाना, उनका एजेंडा जो होता है उसकी हमें परवाह नहीं है, पर हमारा एजेंडा यही रहेगा। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखेंगे। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का सीएम हो सकता है, लेकिन सीटों के हिसाब से फिलहाल ये संभव नहीं लग रहा। अटकलें इसको लेकर भी हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल की मीटिंग में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड देने को लेकर फिलहाल किसी तरीके की चर्चा का प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया को ऑन करने के लिए डिलिमिटेशन पर फोकस कर रही है। गुप्कार गुट सर्वदलीय बैठक में बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन डिलिमिटेशन के समर्थन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कश्मीर के नेता पीएम मोदी से बात करने दिल्ली पहुंच चुके हैं, मगर पीएम की मीटिंग से पहले ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान राग अलाप चुकी हैं और गुप्कार गुट के दूसरे नेता भी अलगाववादियों के हक की आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में घाटी के आतंकियों के हौसले बढ़ने लाजमी थे। आपको बता दें कि कल महबूबा के पाकिस्तान वाले बयान के कुछ ही घंटों के भीतर जम्मू कश्मीर के नौगाम में सीआईडी के एक सब इंस्पेक्टर परवेज अहमद की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर परवेज अहमद को पीठ में गोली मार दी। आतंकियों ने परवेज अहमद को उस वक्त गोली मारी जब वो नमाज पढ़कर लौट रहे थे, जहां से अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई, मगर आतंकियों की कायराना करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल ऐसी आतंकी वारदातें उन नेताओं के बयानों का नतीजा है जो जम्मू कश्मीर के विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, जो नफरत की आग लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो चंद वोट के लिए आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो सत्ता में होते हुए भी बेरोजगार युवाओं को नौकरी की जगह पत्थर देते हैं, आतंकियों से हमदर्दी दिखाते हैं, अलगाववादियों के लिए आंसू बहाते हैं। ये बातचीत न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम से ही सिर्फ हो, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत से भी बातचीत करनी पड़ेगी। ये जो आग लगी हुई है, ये आग पाकिस्तान की लगाई हुई नहीं है, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। ये हिंदुस्तान के वो सियासतदान हैं जो खाते तो अपने देश का हैं, लेकिन अक्सर गाते पाकिस्तान की हैं। रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन रहनुमाई देश के दुश्मन ही करते हैं। सत्ता कश्मीर की आम जनता की बदौलत पाते हैं, लेकिन हर वक्त जुबान पर बात कश्मीर और कश्मीरियत के दुश्मनों की होती है। लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए, और जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से मर रहे हैं, उसके पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? What is it about? Again about being? Is it about being Muslim? A Muslim country, इसलिए बात नहीं करनी है। जब तक ये बातचीत न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम से ही सिर्फ हो, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत से भी बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हिस्सा इस कश्मीर का उनके पास भी है और बिल्कुल सही है। दशकों तक कश्मीर बम और बारूद की आग में जलता रहा। चंद सियासी फायदे के लिए नेता भड़काऊ और देशद्रोही बयान से कश्मीर की फिजा में फसाद का जहर घोलते रहे। विकास के नाम पर अमन और चैन की जमीन पर नफरत के बीज बोते रहे हैं। जिसके 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, उस कौम को हिंदुस्तान कह रहा है ये 300 रुपए के ओवज सड़क पे अपनी जान दे रहे। इस तरह इस पूरी कश्मीरी कौम को हिंदुस्तान बेइज्जत करना चाहता है। अब जब कश्मीर आर्टिकल 370 जैसे जटिल जंजीर से मुक्त हो चुका है, बम और बारूद की जगह कश्मीर में विकास की नई फिजा बह रही है, न्यू कश्मीर की नई इबारत लिखी जा रही है, फिर से ये लोग नफरत और आतंक की आग को सुलगाने वाले अपने एजेंडे पर अड़े हैं। कश्मीर में जब भी अमन और विकास की बयार बहती है, ये लोग अलगाववादियों की हिमायत करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक बानगी मंगलवार को देखने को मिली, जब महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के सियासी कैदियों को रिहा करने का राग अलापा। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया,
जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे जजनीस हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। सवाल है, आखिर महबूबा मुफ्ती का इशारा किस तरफ है? आपको बताते हैं कि महबूबा की नज़र में जो महज राजनीतिक कैदी हैं, आखिर उनका गुनाह क्या है और क्यों वो सलाखों के पीछे हैं? यासिन मलिक जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता है। साल 1990 में एक हमले के दौरान भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का उस पर आरोप है। यासिन मलिक के पाकिस्तानी आतंकियों से रिश्ते हैं। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। शब्बीर शाह कश्मीर में टेरर फंडिंग का आरोपी है। कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान से इसको पैसा मिलता था। शब्बीर शाह के संबंध मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से हैं। मसरत आलम पत्थरबाज गैंग का मास्टरमाइंड है। जम्मू कश्मीर में युवाओं को पत्थरबाजी के लिए भड़काने का आरोप है। बताया जा रहा है मसरत आलम के पाकिस्तानी आतंकियों से रिश्ते हैं। सियासत के नाम पर जम्मू कश्मीर को सुलगाने वाले सियासी फसादियों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। गाहे बगाहे जिनका आतंकियों, अलगाववादियों और आतंक के पनाहगारों से प्रेम जग जाहिर हो जाता है। वैसे संयोग देखिए कि आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अनुच्छेद 370 के विरोध में आंदोलन चलाया था, वो इसके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़े कि आखिर जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट क्यों होना चाहिए। एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज़ उठाई। 11 मई 1953 को बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते समय लखनपुर बॉर्डर पर मुखर्जी गिरफ्तार कर लिए गए और फिर 23 जून यानी आज ही के दिन उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत की खबर आई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 के विरोध में जान दे दी, लेकिन इस घटना के करीब 70 साल बाद भी कश्मीर के कई नेताओं की जान इसी 370 में अटकी हुई है। ये तब है जबकि भारत की संसद ने कानून बनाकर अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।